हाँ जी, आ गए। चलिए, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डर रहे होंगे या हो सकता है थोड़े से वो नर्वस होंगे कि उनका एग्जाम नज़दीक आ चुका है, क्या पढ़े हुए हैं क्या नहीं पढ़े हुए हैं। तो इसलिए आपको डरना तो नहीं है। देखिए, मैं दिल से आपसे कह रहा हूं, डरना बिल्कुल भी नहीं है। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही सोचकर मैं लेकर आया हूं कि आज हम एक इंपॉर्टेंट आपको प्रश्न पत्र हिंदी का सॉल्व करा दे रहे हैं। ठीक ऐसा ही प्रश्न पत्र आपको बोर्ड एग्जाम 2025 के आपको मिलने वाला है, हिंदी का प्रश्न पत्र। तो चलिए, एक एक करके प्रत्येक स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। और केवल देखना नहीं है दोस्त, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। जितने हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे उन सभी को याद करना है। ऐसे ही सभी आपको टॉपिक मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। समझ रहे हैं ना? चलिए जी, अरे अभी भी समय है, ठीक है ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूं समझ जाइए। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हम बता रहे हैं सामान्य हिंदी का हमारा क्या है, पेपर है। यहाँ पे इतने बात पता है, नाम अनुक्रमांक लिखना होता है, इधर पेपर कोड होता है, 100 नंबर का आपका पेपर होता है, 3 घंटे 15 मिनट का आपका प्रश्न पत्र होता है, जहां 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और 3 घंटे इसको सॉल्व करने के लिए। इतना बेसिक बात है, प्रत्येक स्टूडेंटों को पता होगा। यहाँ पे कुछ निर्देशांक दिए गए होते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। यहां से देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमसे 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी गद्य साहित्य से, ठीक है ना? अब हमसे 5 हिंदी गद्य साहित्य से पूछे जाते हैं और 5 हिंदी काव्य साहित्य से हमसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। मतलब टोटल अगर देखें तो 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हमने शाम को ही आपको, सुबह में ही हमने कराया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ वो वीडियो आपने देखा होगा। कम से कम ये 10 ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूँ, इसको जरूर आप तैयार कर लेंगे। सबसे पहला हमारा यहाँ पे आता है, निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। तो वो कौन है जी? विचार प्रवाह है, परख है, मिट्टी हो गई सोना है, या साहित्य और समाज है। ये बहुत बार हमने ये सब ऑब्जेक्टिव कराया हुआ है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की जो रचना है वो क्या है? मिट्टी हो गई सोना है। क्या हो गई जी? मिट्टी हो गई सोना। तो ऑप्शन आपका जो दूसरा है वो सही हो जाएगा। अगला आता है, विचार और वितर्क के लेखक है। विचार और वितर्क के लेखक कौन है जी? तो याद रखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, या जी सुंदर रेड्डी जी, या हमारे राय कृष्णदास जी। तो याद रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या है? विचार और वितर्क के क्या है? लेखक हैं, ठीक है ना? तो इस बात को आपको याद रखना है। अगला हमारा आता है, निम्न में से हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह है। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह क्या है? विचार प्रवाह है, पृथ्वीपुत्र है, प्रस्तुत प्रश्न है, या यहाँ पे है तब की बात और थी। निम्नलिखित में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। हरिशंकर जो परसाई है, इनका निबंध संग्रह है वो क्या है? तब की बात और थी। तब की बात और थी, ये तो सब आपको याद ही होगा। तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतिम हमारा 5वां क्वेश्चन आता है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी की रचना विधि है। ध्रुव स्वामिनी की रचना जो विधि है जयशंकर प्रसाद द्वारा, तो ये याद रखेंगे क्या हो जाएगा जी? ये आपका क्या हो जाएगा? नाटक होगा, ठीक है ना? नाटक होगा जी, ठीक है ना? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी की रचना विधि है, वो क्या हो जाएगा जी? वो आपका नाटक हो जाएगा। तो ये आशा करता हूं कि 5 ऑब्जेक्टिव जो था, ये 4 ऑब्जेक्टिव अभी तक हमने देख लिया। ये 5वां हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ग क्या भूलू और क्या याद करूं रचना विधि है। क्या भूली और क्या याद करूं, ये रचना विधि है। तो किसका? तो याद रखेंगे आत्मकथा की है जी, ठीक है ना? तो ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 हमने गद्य का यहाँ पर हमने देख लिया। अगला फिर से यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव 5 और हमें देखना है, वो क्या है? मेरी असफलता, जो बाबू गुलाब राय लिखे हुए हैं, उनकी विदा की रचना है। तो वो याद रखेंगे, मेरी असफलता जो है वो आत्मकथा विदा की क्या है? रचना है। तो ये आपका ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। अगला आता है, हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले विद्वान है। तो याद रखेंगे, हिंदी साहित्य के लिखने वाले जो विद्वान है ना, वो क्या है? गारसा दत्त तासी है। ये ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा अगला आता है, अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस वाद का प्रतीक माना जाता है? अज्ञेय जी को तो प्रयोगवाद का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पे प्रयोगवाद यहाँ पे है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, निम्नलिखित में से बिहारी लाल ने किस छंद की रचना की है? बिहारी लाल ने किस छंद की रचना की है? चौपाई की, कुंडली की, दोहा का, या सवैया का? तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि
जो हमारा निम्नलिखित में से बिहारी लाल मिश्र ने किस छंद की रचना की है? तो यहाँ पे याद रखेंगे दोहा छंद की रचना की है। किसने? बिहारी लाल ने दोहा छंद की रचना यहाँ पर की हुई है। ठीक है ना, चलिए इतना आप समझ गए। नेक्स्ट हमारा अंतिम पांचवा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सुमित्रानंद पंत को ज्ञान पीड़ित पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? ज्ञान पीड़ित पुरस्कार किस रचना पर मिला था जी? तो यहाँ पे याद रखेंगे सुमित्रानंद पंत को ना ज्ञान पीड़ित पुरस्कार, तो याद रखेंगे चिदम्बरा पर मिला था, चिदम्बरा। ठीक है ना, इस पर उनको ज्ञान पीड़ित पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये हमारा 10 नंबर के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। 10 ये आप तैयार कर लेंगे, अदरवाइज 200 हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, उनको आप बिल्कुल तैयार कर लेंगे। देखिए केवल आपको तैयार नहीं करना, मतलब उसमें कोई आप एक स्टूडेंट मैंने देखा लिखे हुए थे कि सर 200 ऑब्जेक्टिव कैसे तैयार हो पाएगा हमसे। अरे भैया मैं कह रहा हूं ना, याद नहीं करना है आपको, आपको 1-2 बार 3 बार उस वीडियो को देख लेंगे तो 2-3 बार आप देखे हुए होंगे ना, तो आपको ऑप्शन जब एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, तो आपका जो माइंड है ना वो आपको संकेत करेगा कि यही है ऑप्शन। ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं, याद करने वाला समय गया बाबू, समझ रहे हैं ना। अभी क्या है, अभी हमें कैसे भी तैयार करना है, तो ये बात है जी। उसको वीडियो को रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, देखेंगे बार बार तो सब आपको याद हो जाएगा। और आपको अभी शाम को जब वीडियो मिल रहा है तो अभी आपको ऑब्जेक्टिव 200 क्वेश्चन है वो अपलोड भी कर दिए गए होंगे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में। ज्वाइन है तो अच्छी बात है, व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक आपको दे दिया है, वहां से टेलीग्राम में मोस्टली आप ज्वाइन जरूर होंगे। ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। अब देखिए यहां से अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, यहां से ध्यान से समझेंगे। देख लीजिए यहाँ पे हमारा आता है तीसरा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमसे 10 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है जी। देख लीजिए यहाँ पे एक गद्यांश है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन का तादाद में प्राप्त किया है। जब तक सूरज की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भूवत को अमृत से भर देते हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन का प्रवाह भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्रीय निवास जन नई उठान को लहरों को आगे बढ़ाने के लिए अजर अमर है। जन का सतत वाह्य जीवन नदी की प्रवाह की तरह होता है जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अन्य घाटों का निर्माण होता है। तो ये बातें हो गई जी। ये आपको एक पैराग्राफ देगा, इसके नीचे 5 क्वेश्चन देंगे। ठीक है ना, वो 5 क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूं। तो ये आपको पैराग्राफ के नीचे देखिए ये 5 आपसे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। इन 5 क्वेश्चन ऊपर जो पैराग्राफ है उन्हीं में से लिखना होता है। प्रत्येक जो होते हैं 2-2 अंक के होते हैं। तो या तो आप ये कर लीजिए, या देखेंगे अथवा में एक और यहाँ पर दिया हुआ है, अथवा में एक और पैराग्राफ दिया है, उसके नीचे फिर से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो दोनों में से कोई एक का सॉल्व करना है। तो चलिए हम सबसे पहले ऊपर वाला यही सॉल्व करके दिखाते हैं। मोस्टली मैं 2 आपसे कहा हूं, एक तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है, एक ये हमने कहा था कि एक ये गद्यांश तैयार कर लीजिएगा। 5 हमने बताया है गद्यांश, बट मोस्टली अब 2 हम बताए हैं। एक तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है, अगर आपको याद होगा, पढ़ाई अच्छे से किए होंगे, तो एक इसी तरीके से भूमि का निर्माण देवों ने किया है, तो इस तरीके का एक पैराग्राफ दिया था हमने, तो उसको तैयार कर लीजिएगा। जन का प्रवाह अनंत होता है, ये 2 मोस्टली आपको तैयार कर लेना है। उसके साथ साथ 3 और इंपॉर्टेंट हमने गद्यांश में बताया है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए इसको मैं सॉल्व करके बताता हूं। सबसे पहली बात, जन शब्द आ रहा है, राष्ट्रीय शब्द आ रहा है, राष्ट्रीयता शब्द आ रहा है। यहाँ पे देखिए राष्ट्र शब्द ज्यादा आ रहा है ना, ठीक है, घाट शब्द आ रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे हमें पता चल जाता है कि ये राष्ट्र के स्वरूप लेखक, मतलब राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहली बात, मैं एक ही क्वेश्चन को सबसे पहले मैं दूसरे को ही सॉल्व कर दे रहा हूं। यहाँ पे कह रहा है पाठ्य का शीर्षक और लेखक का नाम, तो चुपचाप यहाँ पे लिखेंगे पाठ का नाम और लिख देंगे क्या, राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक का नाम क्या हो जाएगा, लेखक का नाम क्या हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लिख देंगे जी। अगला आता है हमारा, देखिए पहला क्वेश्चन है, जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो जन का प्रवाह अनंत होता है, सिंपल सी बात है, यही पैराग्राफ में ऊपर देख लीजिए आपको लिखा गया था, जन का प्रवाह अनंत होता है, सिंपल सा तो है, तो ये आप लिख देंगे जी। ठीक है ना,
अगला यहाँ पे देखिए तीसरा हमसे कह रहा है यहाँ पे रेखांकित होगा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप याद रखेंगे। यहाँ से लेकर ये टोटल, ये पूरी एक लाइन है, ठीक है ना, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये टोटल इतना रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या करना है। चलिए मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। जिनको याद है अच्छी बात है वो भी देखें, नहीं याद है वो भी देखें। यहाँ पे कह रहा है जन का प्रवाह अनंत होता है। मतलब जन का मतलब है कि राष्ट्रीयता या मानव का क्या है, प्रवाह है, वो अनंत होता है। मतलब हजारों वर्षों से, मतलब ये हम कह सकते हैं ना कि जो राष्ट्रीयता है वो निरंतर अपने पीढ़ी से जुड़े हुए हैं, और वो जब तक एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे तब तक इनका जो क्या होता है, अनेक उतार चढ़ाव आएंगे, फिर भी ये अपना मतलब जीवन जीते रहेंगे, इसका मतलब यही है। तो वही कहा गया है जन का प्रवाह अनंत होता है। फिर से कह रहा है सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन का तादात्म्य प्राप्त किया हुआ है। मतलब हजारों वर्षों से भूमि के साथ जो राष्ट्रीयता है, जो मानव है, मनुष्य है, जन है, वो सभी अपना संबंध स्थापित किए हुए हैं, तादात्म्य स्थापित किए हुए हैं। जब तक सूरज की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, मतलब जब तक सूरज की रश्मियां, सूरज के किरणें धरती पर, भूमि पर नित्य प्रातःकाल सुबह में पड़ती रहेंगी, तब तक यहाँ पर क्या है, अमृत की तरफ, अमृत से भर देती है, मतलब पड़ती रहेंगी, ठीक है ना। तब तक राष्ट्रीय जन का प्रवाह भी अमर है, तब तक राष्ट्रीयता जो है वो क्या रहेगा, अमर रहेगा, जीवित रहेगा। तो यही बात आपको यहाँ पे हमने पैराग्राफ में लिखा हुआ है, देख लीजिए। सबसे पहला यहाँ पे जन का प्रवाह अनंत होता है, उत्तर हमने लिख दिया था। पाठ्य का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। रेखांकित अंशों की व्याख्या में लिखा है प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर परिवर्तित होता रहता है, इसमें अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। मनुष्य अपने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण से मनुष्य हजारों वर्षों से अपने भूमि के साथ तादात्म्य मतलब संबंध स्थापित किया हुआ है। जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा, ठीक है ना, जीवन भी रहेगा। अगला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या गया, सूरज की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखेंगे सूरज की रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, ठीक है ना। तो ये होता है, देखिए सूरज की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर होता है सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से। अगला आता है घाटों का निर्माण का क्या आशय है। तो घाटों का निर्माण का आशय मनुष्य अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के पद चिन्ह को छोड़ देना है, ठीक है ना। तो यही उत्तर आपको उसमें से ढूंढ कर लिखना है, ये नहीं लिख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है ना सूरज की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो सूरज की रश्मियों का प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो देख लीजिए यहाँ पे पैराग्राफ में, अगर आपको न समझ में आए तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है सूरज की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो सूरज की रश्मियों से नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती है। तो यही तो कह रहे हैं कि सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से जो राष्ट्रीयता है उसको अमृत से भर देते हैं, राष्ट्रीयता को अमर बनाती हैं, यही तो बात कहा गया है, ठीक है। घाटों का निर्माण का क्या आशय है, ठीक है ना। तो देखिए घाटों का निर्माण का आशय क्या है, तो इसमें लिखा गया है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि मतलब जन का सततवाही जीवन नदी की प्रवाह की तरह होता है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो आप चाहें तो चुपचाप यहाँ से यहाँ तक भी लिख देंगे तो भी आपका आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं कि जो हम लिखवा रहे हैं वही आप सेम टू सेम लिखे, हिंदी आपका सब्जेक्ट है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 10 नंबर आपका कंप्लीट होता है। यहाँ से फिर से हमारा क्वेश्चन आता है, ये हमारा आ गया पद्यांश, ये इंपॉर्टेंट पद्यांश है 10 नंबर का। चलिए जी हम कराकर दिखाते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं निज जन्म जन्म सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने गहरा। 100 बार धन्य है वो एक लाल की माई, जिस जननी ने जना है भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिराई, 100 बार धन्य है वो एक लाल की माई। इसका मतलब क्या है कि देखिए राम जी को वनवास हुआ था कैकेयी जी के कारण, क्योंकि कैकेयी जी ने ही दशरथ जी से क्या वरदान मांगा था अपना, ठीक है ना, कि हमको मतलब उनको प्रॉमिस किए थे राजा जी। तो जो दशरथ जी थे वो प्रॉमिस किए हुए थे कैकेयी से। तो कैकेयी जब अपना वर मांगती हैं तो उस समय पर वो कहती हैं कि जो राम जी हैं उनको वनवास के लिए 14 वर्ष का,
तो उसीलिए राम जी को वनवास हो जाता है। तो बाद में कई को पश्चाताप होता है, जब राम जी वनवास से आ जाते हैं उसके बाद पश्चाताप उनको जब हुआ रहता है तो वो सोचती हैं कि निज जन्म जन्म ये सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। मतलब वो कैकेयी जी सोचती हैं कि जन्मों जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहेंगे कि धिक्कार है उस रानी को जिसको महास्वार्थ ने घेरा। महास्वार्थ ने मतलब जिसको स्वार्थवश अनुचित काम कराया। फिर से यहाँ पे कह रहा है 100 मेरे धन्य है वो एक लाल की माए, जिसे जननी ने है जना भरत सा भाई। पर जब राम जी को ये बात पता चलता है कि माता जी ऐसे मेरी माता जी सोच रही हैं, तो वो आते हैं अपनी माता को समझाते हैं कि आप बुरी नहीं है, आप मतलब गलत नहीं है, 100 बार ये धन्य है वो एक लाल की माई। अरे वो माता तो 100 बार से अधिक धन्य है, जिसने जननी मतलब जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिसने भरत से भाई को जन्म दिया है, वो माता 100 बार से अधिक धन्य है। फिर से कह रहा है पागल सी प्रभु के साथ सभा चिराई। और जब जहां पर राम जी खड़े थे वहां पर पूरी सभा इकट्ठा हुआ था, तो वो सभा सभी एक साथ राम जी के साथ चिल्ला उठे और कहे 100 बार ये धन्य है वो एक लाल की माई, कि वो माता तो 100 बार से अधिक धन्य है, ठीक है, जिन्होंने भरत से भाई को जन्म दिया है। तो यही तो बात है जी। अब यहाँ पे एक रेखांकित अंश में ये ऊपर वाला 2 लाइन था, तो देखिए निज जन्म जन्म सुने या जीव मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। मतलब यहाँ पे क्या है, वही बात कहा जा रहा है कि जो कैकेयी जी है वो यही सोचती हैं कि मेरा मतलब जन्म जन्मांतर तक मुरे प्राण यही सुनते रहेंगे, ठीक है, कि धिक्कार है उस महान रानी को जिसको महास्वार्थ ने घेर रखा था, ठीक है ना, जिस स्वार्थ के चलते वो क्या किया, अनुचित काम कराया। देखिए यहाँ पे 5 आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहला यहाँ पे उपयुक्त पद्यांशों के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है, 2 नंबर का है। फिर से यहाँ पे रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। फिर से यहाँ पे कह रहे हैं कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए क्या कहती हैं, यही ने कहती हैं जी कि धिक्कार है मेरे, मतलब जन्मों जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहेंगे कि धिक्कार है उस रानी को जिसको महास्वार्थ ने घेरा था। तो वही बात हम यहाँ पे लिख देंगे। कैकेयी के पश्चाताप के उपरांत श्री राम ने उनसे क्या कहा, तो श्री राम जी ने यही ना कहा जी कि आप बुरी नहीं है, ठीक है ना, अरे आप तो 100 बार से अधिक बार धन्य हैं क्योंकि आपने भरत से भाई को जन्म दिया है, यही तो कहते हैं। फिर से प्रभु के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करते हुए सभा क्या चिल्ला उठी, सभा यही न चिल्ला उठी कि 100 बार धन्य है वो एक लाल की माई, जिसने जना है जन्म भरत सा भाई, मतलब जिसने भरत से भाई को जन्म दिया है वो माता 100 बार से अधिक धन्य है। तो यही बात सब उत्तर यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहले उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम। शीर्षक का नाम क्या है, कैकेयी का अनुवाद, कवि का नाम है मैथिल शरण गुप्त, इतना बात पता है। रेखांकित अंशों की व्याख्या यहाँ पे होगा, तो ये आप याद रखेंगे। रेखांकित अंशों की व्याख्या में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए कहती हैं कि मैं सद्गति ना पाऊं, जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसे घोर स्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया। उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म का आचरण कर लिया। तो ये बातें हैं जी। अगला हमारा आता है कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए क्या कहती हैं। तो कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए यही कहती हैं कि मैं कभी सद्गति ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की उस रानी का स्वार्थवश ऐसा अनुचित कर्म कराया, ठीक है ना। स्वार्थ के वश ही ना वो चाहती थी कि उनका मतलब हम कह सकते हैं कि हम यही कह सकते हैं ना, कैकेयी जी की जो पुत्र थे वो कौन थे, तो उनका जो अपना पुत्र थे कैकेयी जी का वो थे भरत। तो वो चाहती थी कि राम जी गद्दी पर ना बैठे, भरत को गद्दी मिले, इसीलिए वो कहती हैं कि राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए दशरथ जी से मांग लेती हैं। तो यही अनुचित काम कराया। फिर से यहाँ पर कैकेयी के पश्चाताप के उपरांत श्री राम ने उनसे क्या कहते हैं, श्री राम जी यही कहते हैं ना कि कैकेयी के पश्चाताप के उपरांत श्री राम ने उनसे कहते हैं कि तुम अभाग्नि नहीं हो, मतलब तुम अभाग्नि नहीं हो, वह माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत से भाई को जन्म दिया है।
सिंपल सा है। अगला कह रहे हैं प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपमार्जन करते हुए सभा क्या चिल्ला उठी। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराधों का अपमार्जन करते हुए सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशाली पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है। सिंपल सा तो है, आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। तो ये आप लिख देंगे जी, 10 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। अगला नेक्स्ट हमारे यहाँ आता है, क्या आता है जी, लेखक का साहित्यिक परिचय। यहाँ पे 3 लेखक का साहित्यिक परिचय आपको दिखाई दे रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, वासुदेव शरण अग्रवाल। यहाँ पे अगर आप देखें तो हम सबसे पहले कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी को देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का हमने बहुत बार कराया हुआ है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का देख लेते हैं। तो जीवन परिचय में हमने क्या लिखा है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदत्त मिश्र था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ठीक से नहीं हो पाई। इन्होंने खुर्जा के एक संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त किए। राष्ट्रीय नेता आसफ अली का भाषण सुना और प्रभावित होकर आंदोलन में कूद पड़े। ठीक है ना, कई बार जेल यात्रा भी की। ठीक है, फिर से स्वतंत्रता के बाद पत्रकारिता में लग गए। साहित्य के सेवा करते हुए सन 1995 ईस्वी को परलोक सिधार गए। तो ये हमने सबसे पहले जीवन परिचय बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। फिर से हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय, लिखेंगे प्रभाकर जी रिपोर्टाज लेखन, निबंध लेखन और संस्मरण लेखन के सिद्ध हस्त थे। ठीक है ना, मतलब अच्छे थे इन सभी में। ठीक है, अगला यहाँ पे लिखा जा रहा है, प्रभाकर जी ने नए जीवन और विकास नामक 2 प्रसिद्ध समाचार पत्र का संपादना किया। ठीक है ना, प्रभाकर जी ने कुल 9 ग्रंथों को प्रकाशित किया। अब उसके बाद यहाँ पे इनकी कृतियां या रचनाएं क्या है, हेडिंग डालेंगे। यहाँ पे 3 बातें लिखा गया है। सबसे पहले रेखा चित्र में क्या है, नई पीढ़ी का विचार है, जिंदगी मुस्कुराई है। लघु कथा में क्या है, बड़ी कथा जो है आकाश के तारे हैं, धरती के फूल हैं। संस्मरण में क्या है, दीप जले शंख बजे। क्या है जी, दीप जले शंख बजे। तो ये है हमारा सबसे पहले कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए जी, बेटर है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कवि का जीवन परिचय। तो कवि में हमने यहाँ पे देखिए, कवि का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे हम किसका देख लेते हैं जी, यहाँ पर हम देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। देख लीजिए, यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कराया है जीवन परिचय। भारतेंदु जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास ब्रज भाषा के कवि थे। 7 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने एक दोहा लिखे और अपने पिता को दिखाए, तो पिता ने महाकवि होने का आशीर्वाद दिया। बचपन में ही पिता माता के सुख से वंचित हो गए। ठीक है ना, और 35 वर्ष के अल्पांशु में ही 1985 ईस्वी को इनका देहवास हो गया। बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक परिचय है। ठीक है ना, अगला आता है साहित्यिक परिचय। साहित्य में क्या योगदान था जी, भारतेंदु के वृहत साहित्यिक योगदान के कारण है। ठीक है ना, मतलब भारतेंदु का वृहत साहित्यिक योगदान के कारण है। और 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के काल को याद रखेंगे, भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। और 15 वर्ष की अवस्था में ही भारतेंदु ने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी थी। 18 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने कवि वचन सुधा नामक एक पत्रिका निकाली और यह आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तो ये हमारा साहित्यिक परिचय था। फिर से यहाँ पे हम लिखेंगे कृतियां। ठीक है ना, तो यहाँ पे मौलिक नाटक है, सत्य हरिश्चंद्र है और श्री चंद्रावली है। अनुदित्य नाटक रचनाएं क्या है, विदा सुंदर है। ठीक है ना, धनंजय विजय है। अगला आता है भारत जननी है। निबंध संग्रह में नाटक है। फिर से यहाँ पे आता है कालचक्र है, कश्मीरी कुसुम है। काव्य कृति में क्या है, प्रेम मधुरी है, प्रेम तरंग है, प्रेम प्रलाप है। तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, गला मेरा सूख गया है। ठीक है ना, उसके बाद हम पढ़ाते हैं जी।
चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है जी, बहुत बेहतर, बहुत अच्छी बात है, आपने अभी तक यहाँ तक बने हुए हैं। अब देखिए, चलिए अब हमारा यहाँ पे आता है, देखिए यहाँ पे दो कहानियाँ हैं, एक लाठी कहानी का कथा वस्तु का सार लिखना है या बहादुर की कहानी का सार लिखना है, ठीक है ना। अधिकतम शब्द सीमा है 100 शब्द। यहाँ पे हम बहादुर को बता दे रहे हैं, ठीक है ना। पंचलाइट आपने सुनाई है, बहादुर भी देख लीजिए, लाठी भी आप तैयार कर लीजिएगा, ध्रुव यात्रा है ये भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर एक नेपाली बच्चे के परिवारजनों के द्वारा किए गए कूट व्यवहार की कहानी है। लेखक स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए इस कहानी की रचना की है। बहादुर एक नेपाली लड़का है जो अपनी सौतेली माँ के कूट व्यवहार के कारण घर छोड़कर भाग आया था। लेखक उसे अपने घर में नौकर रख लेते हैं। लेखक की पत्नी निर्मला और उसका परिवार तो पहले बहादुर से अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। बहादुर घर के सभी कार्यों को करता था, लेकिन फिर भी उसे गाली गलौज सुनने को मिलती थी। लेखक की पत्नी और उसका बेटा किशोर तो मानो उसे मारने का बहाना खोजते थे। एक बार मेहमानों के कुछ रुपए खो जाने पर जब घर वालों ने बहादुर पर यहाँ पे चोरी का आरोप लगाया और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, तो बहादुर बिना किसी को बताए अचानक घर छोड़कर चला जाता है, ठीक है ना। उसके जाने के बाद मानो घर में मातम छा जाता है, क्योंकि सभी को आराम की आदत लग चुकी थी। तब सभी घर वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वे पश्चाताप करते हैं, लेकिन उन्हें माफ करने वाला बहादुर अब जा चुका था। तो ये है जी बहादुर की कहानी। देखिए बहादुर एक नेपाली बच्चा होता है, ठीक है ना, जो बहुत ही छोटा होता है और उसकी सौतेली माँ ना उसको बहुत मारती है, पीटती है, गाली गलौज करती है, ठीक है ना। उसकी सौतेली माँ होती है, तो वो परेशान होकर घर से वो शहर भाग आया होता है। तो भाग कर आया होता है तो वहाँ पर उनको एक व्यक्ति मिलते हैं जिनका नाम है अमरकांत जी, जो ये बहादुर ये कहानी है इसको लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अमरकांत जी मिलते हैं। अमरकांत जी क्या करते हैं, उसको अपने घर में नौकर रख लेते हैं और वो घर के सभी कार्यों को करता है। पहले उससे सभी लोग सहानुभूति रखते हैं, उनकी पत्नी है, उनका बेटा है, खुद अमरकांत जी भी उससे अच्छा व्यवहार करते हैं। पर जैसे जैसे समय बीतने लगता है, उसकी छोटी छोटी गलतियों पर उसको बोलने लगते हैं, उसको मारने पीटने लगते थे, ठीक है, गाली गलौज देने लगते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि मेहमानों के कुछ रुपए खो जाते हैं। जब घर पे मेहमान आए होते हैं तो उनके कुछ रुपए खो जाते हैं। तो वो क्या होता है, जैसे खो जाते हैं ना, तो तुरंत चोरी का आरोप जो है वो बहादुर पर लगा दिया जाता है। अब बहादुर को लगाया तो जाता है, वो अलग बात है। बहादुर को बहुत मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज सुनते हैं। तो बहादुर सोचता है कि यही दशा तो मेरा घर पर भी था, ठीक है, वहाँ पे मेरी सौतेली माँ करती थी, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे मेरे मालिक कर रहे हैं। तो वो क्या होता है कि डरे हुए रहता है और रात को बहुत रोता है, और रोकर जैसे ही बहुत ज़्यादा रात होता है तो वो घर छोड़कर बिना किसी को बताए चला जाता है। फिर से सभी लोगों को घर पे एहसास होता है कि नहीं बहादुर सही था, बहादुर चोरी नहीं किया था। उनको अपनी गलती का एहसास होता है, परंतु क्या फ़ायदा, माफ़ करने वाला जो बहादुर है वो तो अब जा चुका है ना। ये बातें हैं जी। तो आशा करता हूँ ये आप समझ के होंगे। ये हमारा क्या था, बहादुर एक कहानी था जो कि हमने यहाँ पे कराने का प्रयास किया है। स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए यहाँ पे आता है स्वपठित, मतलब स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा है 100 शब्द। देखिए यहाँ पे खंड काव्य आ गया। देखिए यहाँ पे मुक्ति यज्ञ है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा सत्य के जीत है, मेवाड़ मुक्ति जो हमारे आता है, रश्मि रथी है, इस तरीके से बहुत सारे आपको मिलेंगे। देखिए मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ, लगभग ना मतलब कुछ कुछ जिलों में अलग अलग मतलब खंड काव्य पूछे जाते हैं। अगर आज आपको पता है कि आपके खंड काव्य क्या पूछे जाते हैं आपके ज़िले में, तो आप वो लिख लीजिएगा। नहीं पता है तो छोड़ना इस प्रश्न को नहीं है, 5 नंबर का पूछा जाता है। रश्मि रथी जो है ना,
जो हमारे लिए रश्मिरति खंड काव्य का कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, या अथवा में कह दिया रश्मिरति खंड काव्य में कर्ण का चरित्र चित्रण की विशेषताओं को लिखिए। तो ये हम करा दे रहे हैं, देवरिया जिले के जो भी स्टूडेंट है वो इसको याद रखेंगे। और यही जिनको अपना खंड काव्य नहीं पता कि क्या हमसे पूछा जाता है, वो यही लिख देंगे, ठीक है ना, तो यही लिख देंगे, ठीक है। फुल नंबर मिलेगा, टेंशन इसकी नहीं लेना है आपको। अगला आता है रश्मिरति खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसके नायक कौन है, तो वो कर्ण है। तो हम लिखे हैं कि रश्मिरति महाकवि, रश्मिरति महाकवि, ठीक है ना, मतलब रश्मिरति महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृति है, इसमें जिसमें महाभारत में महान योद्धा कर्ण को नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कर्ण का चरित्र बलिदान, संघर्ष, दानशीलता और स्वाभिमान का प्रतीक है। अगला आता है वीरता और साहस। कर्ण अद्वितीय योद्धा थे, कर्ण अद्वितीय योद्धा थे उन जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता का अद्वितीय परिचय दिया। दानशीलता, कर्ण को दानवीर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बिना किसी भेदभाव को हमेशा दान दिया और यहाँ तक कि अपने कवच कुंडल को भी इंद्र को दान कर दिए। मतलब मैं तो कर्ण का फैन हूँ भाई, ठीक है, कर्ण का तो मैं फैन हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ। कर्ण एक ऐसे व्यक्ति है ना जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है, कैसी भी परिस्थिति हो वो संघर्ष किए हुए हैं। और संघर्ष तो ठीक है, जो तकलीफ जिनके वजह से मिलता है उनको भी वो दान दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। लोग हमें कुछ बोल देते हैं तो उसके वजह से हम उनसे बोलना बंद कर देते हैं, उनको कुछ देना बंद कर देते हैं, उनसे मतलब नहीं रखते। और जो इनको दुख देते हैं उनको भी ये दान देते हैं अगर मांगते हैं कुछ, तो कितनी बड़ी बात है। अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ते, जबकि उनको पूरा राज्य दिया जा रहा था, तब भी वो अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ते। कितना निष्ठावान है वो। उनको मतलब अछूत थे, उनको मतलब युद्ध मतलब हम कह सकते हैं अस्त्र शस्त्र जो थे, अस्त्र थे, शस्त्र थे, उनको तीर धनुष थे, ये सब छूने के भी आदेश नहीं थे। उनको जाति के नाम पे उनको नीचे दिखाया जाता था। उस समय पर उन्होंने पढ़ाई किया, उस समय पर ज्ञान अर्जित किए और उस लायक बने वो। बहुत बड़ी बात है दोस्त, बहुत बड़ी बात है। तो कर्ण से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगला आता है संघर्षमय जीवन। यहाँ पे लिखा गया है जन्म से सूत पुत्र होने के कारण समाज में तिरस्कार सहना पड़ा, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमताओं से महानता प्राप्त की। क्या बात है। मित्रता, देखिए कर्ण ने दुर्योधन के प्रति जीवन भर निष्ठा रखी और उनके संकट के समय में उनका साथ दिया, ठीक है, साथ छोड़े नहीं संकट के समय में। स्वाभिमान क्या है, कर्ण ने सदैव अपने सम्मान के लिए संघर्ष किया और अर्जुन के सामने कभी नहीं झुके। कुल मिलाकर कर्ण का चरित्र संघर्ष, आत्मसम्मान और बलिदान का अद्वितीय गाथा है, जो पाठकों के प्रेरित करता है, जो पाठकों को क्या करता है, प्रेरित करता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये आप लिख देंगे जी। अब देखिए ये खंड क हमारा समाप्त होता है, यहाँ से हमारा खंड ख स्टार्ट होता है। यहाँ से हमारा 7 नंबर का सबसे पहले पूछा जाएगा, 7 नंबर का क्या पूछा जाएगा, संस्कृत गद्यांश पूछा जाएगा। समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहला एक हमारा संस्कृत गद्यांश दे दिया है। देखिए क्या दिया है, संस्कृत साहित्यस्य मतलब संस्कृतस्य साहित्य सरस व्याकरणो सुनिश्चितम तस्य गद्य पद्य च ललित भावबोध समर्थम अद्वितीय श्रुति माधुर्य वर्तते किम बहुना चरित्र निर्माण यादृशी स्वप्रेरणा संस्कृत वाणम्य ददाति न तादृशी किच्यन्ते मूलभूताना मानवीय गुणवाना यादृशी विवेचना संस्कृतस्य वर्तते नन्यात्र तादृशी दया दान शौचतम औदार्यम अनुसूया क्षमा अनेक चानेक गुणा, ठीक है ना, अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन सच्यन्ते, ठीक है ना। तो ये एक पैराग्राफ है जी।
देखिए अगर मुझसे पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको, थोड़ा सा संस्कृत है हार्ड मुझे लगता है संस्कृत में पढ़ना, ठीक है ना। तो अगर थोड़ी से, मैं बहुत बड़ा प्रवक्ता तो हूँ नहीं या बहुत बड़ा ज्ञानी तो हूँ नहीं कि भैया मुझसे गलती नहीं हो सकती, मैं मानता हूँ मुझसे गलतियाँ हो सकती हैं, तो आप समझ रहे हैं ना, ये काफ़ी है जी। देखिए एक ये पैराग्राफ है, इसके नीचे आपको एक ये पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है ना, अथवा में एक देखिए यहाँ पे भी दिया गया है, तो आप दोनों में से कोई भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक और यहाँ पे है कि संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य भास, भारवी, भव भूति यादयो महाकवय स्वकिन्यो ग्रंथ रत्ने यदापि पाठिकामा हृदय विराजयन्ते इम भाषा स्माभि मात्र सम्माननीय वंदनीयश्च यतो भारत मातु स्वातंत्र्य गौरवम अखंडत्व संस्कृत के मच्छ्व संस्कृत ने संरक्षितु शक्यन्ते इम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा चेष्टा शास्त्री, ठीक है ना, श्रेष्ठा चास्ती। तो एक ये है, एक ये है, इन दोनों में से जो आपको याद करने का मन करे, जो आप सॉल्व करना चाहें वो कर सकते हैं। इसको हमने कराया हुआ है, इसको मैं करा दे रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं संस्कृत साहित्य से, मतलब यहाँ पे एक बात कहता है, सबसे पहले इसका संदर्भ पूछेगा और फिर से इसका अनुवाद भी हमसे पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है संस्कृत से साहित्य सरस व्याकरणचो सुनिश्चितम, मतलब संस्कृत साहित्य, संस्कृत के जो साहित्य हैं वो सरस हैं, मतलब रसों से भरे हुए हैं, और उनके व्याकरणचो जो हैं, उनके व्याकरण हैं वो सुनिश्चितम, वो सुनिश्चित हैं। तस्य गद्य पदे च ललित, और उसके गद्य और पद में क्या है, ललित्य है, भाव बोध समर्थन और भाव बोध की शक्ति है, अद्वितीय श्रुति माधुर्य वर्तते, और उसमें अद्वितीय श्रुति माधुर्य, ठीक है, वर्तते। ठीक है, फिर से कह रहे हैं किम बहुना, मतलब अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण के लिए यादृशी स्वप्रेरणा संस्कृत वाणम्य ददाति न तादृशी किच्यन्ते, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि चरित्र निर्माण, मतलब अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण के लिए जो संस्कृत साहित्य से हमें प्रेरणा मिलती है, अन्य कोई साहित्य से नहीं मिलता। फिर से कह रहा है मूलभूताना मानवीय गुणवत्ता यादृशी विवेचना संस्कृतस्य वर्तते न्याही तादृशी, ठीक है, ये सब कुछ आपका है जी, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, सब आप देख लीजिए। देखिए इसी का हमने ऊपर लिख दिया है। सबसे पहली बात यहाँ पे है संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से संकलित संस्कृत भाषा महत्व नामक पाठ्य से लिया गया है। यहाँ पे हमने संस्कृत का अनुवाद कर लिया है, देख लीजिए। संस्कृत का साहित्य सरस है, मतलब रस से भरा है, और व्याकरणचो सुनिश्चितम है। उसके बाद गद्य और पद्य में ललित, भावबोध की शक्ति और अनुपम श्रुति माधुर्य है। अधिक क्या कहें, किम बहुना, मतलब अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत का साहित्य देता है वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देता, ठीक है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी और कहीं नहीं है, ठीक है ना। तो यही है जी उसका संस्कृत का अनुवाद, जो कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप कर लीजिएगा। ऊपर वाले को हम बताए हैं, ठीक है जी। अगला यहाँ पे देखिए, ये हमने कराया हुआ है ना संस्कृत का, चलिए देखिए ये फिर से हमारा 7 नंबर का आ गया। 7 नंबर का यहाँ पे देखिए, एक हमसे यहाँ पे कह रहा है दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ के साथ साथ हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पे क्या है, सुख्यार्थिनम कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनम सुखम, सुख्यार्थी व त्याजेत विद्या विद्यार्थी व त्याजेत सुखम। या यहाँ पे कह रहा है भाषासु मुख्यम दिव्य दिगाड़ भारतीय, ठीक है, भाषासु मुख्यम मधुर दिव्या दिगाड़ भारतीय तस्या ही मधुर काव्य तस्मादीप सुभाषितम। मतलब यहाँ पे देखिए ये सुभाषित रत्नानी चैप्टर से ये दोनों लिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए सुख्यार्थिनम कुतो विद्या, मतलब सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्या मतलब विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिनम सुखम, और जो विद्यार्थी हैं उनको सुख कहाँ, ठीक है ना। सुख्यार्थिनम कुतो विद्या, सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थिनम सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ, ठीक है ना। विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख कहाँ।
फिर से कह रहे हैं सुख्यार्थी व त्याजित विद्या, मतलब सुख की इच्छा रखने वाले को त्याजित विद्या, विद्या को त्याग देनी चाहिए। और विद्यार्थी व त्याजित सुखम, अब विद्यार्थी मतलब विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देनी चाहिए, त्याजित सुखम मतलब त्याग देनी चाहिए सुख को। तो यही तो बात है जी। या तो आप ये लिख दें, या हम यहाँ पे भी बता दे रहे हैं भाषासु मुख्यम मधुर दिव्य दिव्यगान भारती, मतलब भाषासु मतलब भाषाओं में मुख्य है मतलब प्रधान है, मधुर है, दिव्य है, अलौकिक है, दिव्यगान भारती संस्कृत है, मतलब सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा जो है वो प्रधान है, मधुर है और अलौकिक भाषा है। तस्या ही मधुर काव्य, और उससे भी अधिक उसके जो क्या है काव्य मधुर है, और तस्मादीप सुभाषितम, और उससे भी अधिक उसके काव्य से भी अधिक सुंदर क्या है उसके सुभाषितम है, सुंदर वचन है। तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, हमने हिंदी में अनुवाद आपको बता ही दिया है। संदर्भ क्या लिखेंगे, इस श्लोक संस्कृत दिव्यादर्शिक के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ्य से अवतरित है। यहाँ पे अनुवाद में हमने लिखा है सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, यहाँ पे नहीं लिखा था सुख्यार्थिनम कुतो विद्या, मतलब सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिनम सुखम, और सुख की इच्छा करने वाले को मतलब विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख कहाँ। ठीक है, सुख्यार्थी व त्याजित विद्या, सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, विद्यार्थी व त्याजित सुखम, और विद्या को इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देनी चाहिए। ये सब हमने बताया है, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, देख लीजिए। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ, सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देनी चाहिए। तो यही तो बात है जी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है अलौकिक मतलब आलोक कृतियों और मुहावरों में से किसी एक का सही वाक्य में पहचान का आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे कह रहा है मुंह फुलाना, इसका ये एक मुहावरा है। मुंह फुलाना मतलब होता है रूठ जाना, ठीक है, नहीं कहते हैं मुंह फुला लिया, ठीक है, वो मुंह फुला लिए हमसे, तो मतलब क्या है वो हमसे रूठ गए हैं। दाल में कुछ काला होना मतलब कुछ गड़बड़ होना, ठीक है ना। फिर से इसको वाक्यों में भी प्रयोग कर लीजिएगा, हाथ पीले होने मतलब विवाह होना, ठीक है ना। अगला कह रहा है सावन हरे ना भादो सूखे, मतलब प्रत्येक दशा में ना एक जैसे रहना, उसी को मतलब है सावन हरे ना भादो सूखे। ये हमारा क्या है अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश सॉल्व करने का आपको आना ही चाहिए, ये सब कुछ तो बेसिक है। वही गद्यांश को जैसे हम छांट के लिख रहे हैं वैसे ही आप इसमें कर लीजिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं शब्द युग्मों का सही चयन आपको करके बताना है। जैसे वसन अव्यसन है, तो वसन मतलब क्या होता है, आदत होती है, सॉरी वसन अव्यसन, वसन का मतलब होता है वस्त्र, अव्यसन मतलब होता है आदत। तो यहाँ पे वसन वस्त्र और आदत, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा हमारा कह रहा है अन्य और अन्य, अन्य मतलब अनाज, ये अन्य मतलब होता है दूसरा, तो अनाज और दूसरा ये ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से छांट नहीं ले गए, निम्नलिखित शब्द युग्म में से किसी एक शब्द का दो सही अर्थ लिखिए। अब चपला, चपला मतलब क्या होता है, चालाक होता है, ठीक है, बुद्धिमान होता है। जीवन का मतलब क्या होता है, जीवन का अब अर्थ बता दीजिएगा। शिव का हम बता दे रहे हैं, शिव का मतलब ये होता है शंकर हम कह सकते हैं, शिव को शंकर कह सकते हैं, महादेव कह सकते हैं। तो ये सभी क्या है, इनके दो अर्थ हमें बताना था, ये नॉर्मली हमने बता दिया। फिर से कह रहे हैं निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्दों का चयन करके लिखिए। अब सही अर्थों का चयन करके लिख देना है। जो शिक्षा देता है उसे हम शिक्षक ही तो कहते हैं, टीचर कहते हैं, तो सही ऑप्शन ये हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है, ठीक है, वो क्या होता है यहाँ पे क्या होता है, जो सब कुछ जानते हैं वो क्या होते हैं जी, महापुरुष, ब्राह्मण, तपस्वी। इसको बताइएगा आप, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका ऑप्शन क्या होगा। जो सब कुछ जानता है, मुझे कंफर्म नहीं है, मेरे नॉलेज के हिसाब से क्या हो सकता है भाई, मुझे सब में कंफ्यूजन हो रहा है, किसको मैं कहूँ। आप अपने अनुसार बताइएगा, आपके नॉलेज के अनुसार। मेरे नॉलेज के अनुसार मुझे कन्फ्यूजन है, मैं गलत नहीं बताना चाहता, ठीक है ना, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। इसको आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मैं भोजन कार लिया हूँ, तो यहाँ पे कार लिया हूँ होगा जी, कर लिया हूँ, और यहाँ पे ऊपर यहाँ पे हूँ में ओंग का मात्रा होगा, तो ये ऐसे कर लेंगे, मेरा बड़ा भाई आ रहा है, ठीक है ना।
तो मेरा बड़ा भाई लिखें या मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, ऐसे लिख देंगे जी। तो इस तरीके से आप सुधार कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा इंपॉर्टेंट आता है, देख लीजिए, सुन लीजिएगा, ये 6 नंबर में हमसे पूछा जाता है जी, 6 मार्क्स में। ये हमारा 12 नंबर वाला देखिए, हास्य रस और श्रृंगार रस, लक्षण मतलब परिभाषा उदाहरण देना है, यमक अलंकार और रूपक अलंकार परिभाषा उदाहरण देना है, दोहा छंद और सोठा छंद का परिभाषा उदाहरण लेना है। ये सब कुछ 6 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका। देखिए हास्य रस लिखे या श्रृंगार रस, दोनों में से कोई एक ही लिखना है, अथवा यहाँ पे कह दिया है दोनों में से एक ही, इसी प्रकार सभी में एक कोई लिखना है, ये हमने करा दिया है। अगर आपने अभी तक रस छंद अलंकार नहीं पढ़े हैं तो आप लिखिएगा रस छंद अलंकार ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा तो वहां से इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हमने कराया हुआ है, क्या लिखेंगे, रस छंद अलंकार ब्रदर सर लिख के सर्च कीजिए, वीडियो मिलेगा, वहां से पढ़ लीजिएगा, आसानी तरीके से सब याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब आता है हमारे अपने गांव या शहर की सफाई हेतु उच्च अधिकारी के पास एक पत्र लिखना, या बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु शाखा प्रबंधक के पास एक आवेदन पत्र। तो हमने गांव पर तो बहुत बार सफाई पे लिखवाया हुआ है, अब देख लेते हैं बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु शाखा प्रबंधक के पास आवेदन पत्र। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, तो गैपिंग बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे सेवा में, और यहीं से फिर से यहाँ से जहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है यहीं से लिखेंगे श्रीमान या श्रीमती शाखा प्रबंधक, फिर से नीचे आप क्या लिखेंगे, बैंक ऑफ इंडिया देवरिया यूपी, ऐसे आप उस बैंक का नाम और जहाँ पे है उस स्थान का नाम लिख देंगे। विषय में आप लिखेंगे बैंक से ऋण लेने हेतु आवेदन पत्र, उसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे महोदय, और महोदय के नीचे यहीं से मतलब थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए, महोदय के बाद यहाँ से आप लिखना चालू करेंगे। और देख लीजिए हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है सविनय निवेदन है कि मैं आपके बैंक अकाउंट होल्डर हूं और आपके बैंक की सेवाओं का काफ़ी दिनों से लाभ लेता आ रहा हूं, ठीक है ना। मेरा आपके बैंक में एक अकाउंट है जिससे मैं साधारण लेन, यहाँ पे लेन देन रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे लेन और फिर से देन, लेन देन करता हूं, मतलब आपके बैंक से जिससे मैं साधारण लेन देन करता हूं, परंतु अब मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अधिक पैसों की आवश्यकता है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे ऋण प्रदान करें। मैं हर महीने किस्त दर किस्त चुकाता रहूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे इस पत्र को गौर से देकर मेरे अनुरोध को स्वीकृति देंगे। तो इतना आप लिख देंगे जी। उसके बाद यहाँ पे धन्यवाद लिखेंगे। दिनांक देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। दिनांक आप लिख देंगे और दिनांक के बाद आप इतना बात यहाँ पे साइड में लिख देंगे, ठीक है ना। नाम अपना लिख देंगे, फिर से पता अपना लिख देंगे, फिर से मोबाइल नंबर लिख देंगे। ये तीनों आप लिख दीजिएगा। देखिए बोर्ड एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, बस नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, XYZ इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर ओरिजिनल में वास्तव में आप कहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, बैंक से लोन लेने के लिए, तब आप नाम, पता, मोबाइल नंबर, जीमेल ID इस तरीके से आप दे दीजिएगा, ठीक है ना। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला ये हमारा 6 नंबर में था, लेटर हमने देख लिया। अंतिम जो हमारा आता है, ये पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। निबंध है, 9 नंबर में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली का निबंध लिखिए। देखिए यहाँ पे हमारा ये इंपॉर्टेंट निबंध हमने यहाँ पे 5-6 बताया है, इसको याद कर लीजिएगा। पर्यावरण पर, सबसे पहला पर्यावरण पर हमने कहा है कि आप तैयार करेंगे, पर्यावरण पे आपको तैयार कर लेना है। बेरोजगारी पर, जनसंख्या वृद्धि पर, महिलाओं की सुरक्षा पर, भारतीय किसान पर, नई शिक्षा व्यवस्था पर, और एक और इस समय पर फेमस हो गया है महाकुंभ मेला है या महाकुंभ है, इस पर भी आप तैयार कर लीजिएगा, जिसको हमने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में हमने भेज दिया था। महाकुंभ पर निबंध कैसे लिखना है उसको, तो वैसे ही आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए, अभी भी समय है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। और एक आवश्यक बातें हैं, इसको कंप्लीट कराने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण प्रदूषण पे बता दे रहे हैं, ठीक है ना। बेरोजगारी पर हमने बहुत बार कराया है,
तो पर्यावरण प्रदूषण देख लीजिए। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है समझिएगा। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे पहले परिचय देना है, ठीक है ना। तो पर्यावरण प्रदूषण आज की गंभीर समस्या बन चुका है, जो न केवल हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है बल्कि संपूर्ण पृथ्वी के जीवन के अस्तित्व को भी खतरे में डाल रहा है। प्रदूषण का अर्थ है वातावरण में हानिकारक तत्वों का मिलना जो मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होते हैं। प्रदूषण मुख्य रूप से क्या है, वायु, जल, मृदा, ध्वनि के रूप में होते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि प्रदूषण क्या होते हैं जी, ठीक है ना। अब हम जानेंगे प्रदूषण का कारण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का कारण, क्यों प्रदूषण इतने बढ़ते हैं जी, इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है पर्यावरण प्रदूषण का कारण। देखिए यहाँ पे मोस्टली हमने 5 कारण लिखा हुआ है। सबसे पहले होता है औद्योगिकीकरण। यहाँ पे औद्योगिक मतलब फैक्ट्रियों से, तो देखिए उद्योगों मतलब फैक्ट्रियों से निकलने वाली जहरीली गैसें और रासायनिक वायु से जल और मृदा प्रदूषित होने के कारण बनते हैं, ठीक है ना। अगला आता है मतलब फैक्ट्रियों से निकलने वाली जहरीली गैसें हैं, कचरा है, वो सब नदी में मिल रहे हैं, कोई वायु में जहरीली गैसें जा रही हैं जिससे वातावरण प्रदूषित हो रहा है। तो ये सबसे पहले औद्योगिकीकरण है, ठीक है ना। दूसरा आता है वाहन प्रदूषण, ठीक है। वाहनों से निकलने वाले धुआं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्साइड होता है, ठीक है ना, वायु को प्रदूषण मतलब वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं। जैसे इसीलिए ना सीएनजी का अभी हम इस्तेमाल करने का ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। तो सीएनजी का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे जो क्या होता है वायु प्रदूषण कम होता है। अगला आता है कृषि गतिविधियाँ, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अधिक उपयोग मृदा और जल को प्रदूषण को बढ़ाता है। देखिए अभी के समय में हमें ज़्यादा उत्पादन चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए, फसलों में ज़्यादा उत्पाद चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया, डाई, पोटाश इस सभी चीज़ों का, कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं। तो ये हानिकारक है, जिससे मृदा भी मतलब जो हमारी पृथ्वी है, धरती है, वो भी प्रदूषित हो रहा है, ठीक है ना। अनाज भी हो ही रहे हैं, ठीक है, वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मृदा भी और जल दोनों प्रदूषित हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पानी आएगा, जाहिर सी बात है बरसात होगी तो वो जो यूरिया, डाई, पोटाश है वो सब पानी में नीचे ही चल जाएंगे ना, ठीक है, इसीलिए इफेक्ट करते हैं। वनों की कटाइयों में, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया वनों की अनाधून कटाइयों से पर्यावरण असंतुलित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की स्तर बढ़ता है, ठीक है ना। अगला आता है प्लास्टिक और कचरा। तो यहाँ पे प्लास्टिक, कचरा और अव्यवस्थित कचरा प्रबंधक से जल और मृदा को प्रदूषित होते हैं। देखिए ये जिस तरीके से हमने यहाँ पे 5 हेडिंग डाल के लिखा है ना, कारण, फिर से परिचय दिया, फिर से हमने पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण 5 लिख दिए, ऐसे आप हेडिंग डाल के लिखेंगे 100% 9 नंबर आपको फिक्स है मिलेंगे। ऐसे ही हेडिंग डाल के लिखिएगा जिससे टीचर समझे कि हाँ आपने स्टडी किया हुआ है अच्छे से। यहाँ पे एक और कारण हमने यहाँ पे लिख दिया, ऊर्जा उत्पादन, कोयला और अन्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग वायु को प्रदूषित गैस का उत्सर्जन करता है, ठीक है ना। मतलब कोयला, अब जानते हैं कोयला का समय खत्म हो रहा है, फिर भी उसका उपयोग किया जा रहा है जिससे वायु प्रदूषित हो रहा है। तो इन कारणों से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, जो मानव जीवन और पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिक तंत्र के लिए क्या है, खतरनाक है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। अब हम जान लेते हैं यहाँ पे कि इसका उपयोग कैसे, मतलब इसका निवारण क्या है, कैसे पर्यावरण प्रदूषण है वो कम हो सकता है, उसको हम जान लेते हैं। तो यही लिखा गया है, बचने का उपाय क्या है। पहला है सबसे पहले वृक्ष रोपण, मतलब अधिक से अधिक पेड़ लगाए, अधिक पेड़ लगाकर वायु प्रदूषण को कम करें, ठीक है ना। स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, सौर और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाएं, ठीक है ना। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से प्रकाश लेकर ऊर्जा हम प्राप्त करें, और पवन ऊर्जा वायु से हम ऊर्जा प्राप्त करें, इसका हमें उपयोग करना चाहिए। अगला आता है पुनर्चक्र, कचड़ों का पुनर्वीकरण करें और प्लास्टिक का उपयोग कम करें। कचड़े जो है ना उसका पुनर्वीकरण करें, मतलब रिसाइकिल करें, उसका उपयोग पहले तो हमने कचड़ा को भी फिर से उपयोग में लाए, इस तरीके से किया जाए, और प्लास्टिक का उपयोग भी हम कम करें, इससे हो सकता है। वाहन प्रदूषण नियंत्रण, तो यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं, इलेक्ट्रिक वाहनों हैं, ठीक है ना, उसका उपयोग हम करें, पेट्रोल वाले का कम करें तो कम हो सकता है।
जल संरक्षण, ठीक है ना, जल संरक्षण करें, जल को शुद्ध करें, तो जल स्तरों को प्रदूषण से बचाने और पानी का सही उपयोग करें, ठीक है ना। अगला आता है प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, ठीक है ना, उपयोग उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रक यंत्रों का उपयोग करें, ठीक है ना। उद्योग जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वहां पे। फिर से यहाँ पे कह रहे हैं जन जागरूकता, लोगों को प्रदूषण के खतरों के बारे में जागरूक करें। तो ये सब है जी, देखिए इस पर सभी पर मैंने केवल पढ़ कर समझाया है, ज़्यादा इस पर हमने डिस्कस नहीं किया। क्यों जी? क्योंकि देखिए इन सभी पर ना बहुत पहले हमने बहुत डिस्कस किया हुआ है, मतलब बहुत बार तो हमने ये सब कुछ कराया हुआ है ना, ये सब जीवन परिचय, तो जीवन परिचय हमने कराया हुआ है। अब आप इस समय पे आएंगे, कहेंगे भैया सब समझा दीजिए, तो जितना हो पा रहा है उतना हम करने का प्रयास कर रहे हैं। अदरवाइज चलिए बहुत ही अच्छी बात है, आप इस वीडियो को देखें। देखिए जितना हो पा रहा है उतना हम कराने का प्रयास कर रहे हैं, लगभग आपको सब कुछ करा दिया गया है। सब आप तैयार ये सब कीजिए, अपने अनुसार भी जितना हो सके वो सब आप स्टडी कीजिए, पूरा बुक्स से जो भी आपके पास पेपर है वो सब कुछ से देखिए, ठीक है, अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी बहुत ही बेहतर चीज़ होती है, और एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, सेल्फ स्टडी पर विशेषकर ध्यान देकर रात भर पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। सबसे पहले एक और विशेषकर बात बता दूं, मैं कल सुबह में आपको लगभग 9 से 10 बजे इस तरीके से टाइमिंग कुछ बता दूंगा, मैं आपको लाइव आने वाला हूं, ठीक है ना। तो आप परेशान ना हो, लाइव आएंगे, कुछ आपको एग्जाम के लिए टिप्स देंगे। तो अगर आप लाइव आना चाहते हैं, ठीक है, ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है ना। आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि सर लाइव आइए, ठीक है ना, सुबह में, तो मैं जरूर लाइव आऊँगा, ठीक है ना। टाइमिंग आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पर टाइमिंग मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से ज्वाइन हो जाएंगे। इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।